नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और PCS जे की जो परीक्षा है उसके हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज उसी में हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे और शुरुआत करेंगे हम भारतीय दंड संहिता की यानी कि IPC की। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, तो कब से प्रवृत्त हुई? तो वह 1 जनवरी 1862 से। केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके आंसर को पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय है बहुत कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो वह अधिनियमित की गई थी 6 अक्टूबर 1860 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 प्रवृत्त होता है, तो वह प्रवृत्त होता है 21 अप्रैल 2018 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फटाफट हम लोग देख लेंगे कि हु इज़ एसोसिएटेड विद द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने ही इस संहिता को कोडिफिकेशन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई? तो यहाँ पर लिखा है कि भारत के पहले विधि आयोग, और जिसके सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, तो विधि आयोग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आप सभी जानते हैं लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और मित्रों, निरंतर अभ्यास करते रहिए क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने ऐसा कहा था? तो ऐसा कहा था आपके केनी महोदय ने। केनी ने अपनी पुस्तक आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ में ऐसा कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है। दोनों ही होता है। तो ये किसने कहा? तो ये स्टीफन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध है, यह कथन है। तो यह कथन है आपका स्टीफन का, माफ़ कीजिएगा 9 नंबर में है। यह कथन विलियम ब्लैकस्टोन का है, विलियम ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन है। तो यह कथन है आपका हेनरी मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर में एक अपकर किसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है, यह कथन है। तो यह कथन है ऑस्टिन का, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपराधिक विधि के प्रति कृत्यात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया गया इंग्लैंड की वुल्फ फेंडन समिति ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से किस कथन को इंगित कीजिए? सही कथन को इंगित कीजिए। यहाँ पर तो सही कथन है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, यही कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है, यह कथन है। तो यह कथन वैसे तो ऑस्टिन का है, फिर भी हम देख, तो यह कथन है ऑस्टिन महोदय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, तो वह संबंधित संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन थे। यहीं पर ही संहिता की प्रस्तावना का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय दंड संहिता के परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से जिसकी आयु किसी भी आयु की हो, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, तो वह स्त्री से संबोधित की जाएगी। चलिए 17 नंबर में भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वह ही शब्द में सम्मिलित होते हैं, पुरुष और नारी दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 निम्नलिखित में से कौन से अपराध के आवश्यक तत्व हैं? तो यहाँ पे देख लेंगे अपराध की आवश्यक तत्व मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक कृत्य और हेतु। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा सी, हेतु नहीं बल्कि मानव प्राणी, दुराशय और आपराधिक कृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर में हम देखेंगे कि यदि एक्टस नॉन फेसिट रियम निस मेंस सिट रिया आपराधिक कानून का एक कार्डिनल सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त सिद्धांत को सही ढंग से दर्शाता है?
तो कौन सा कथन दर्शाता है यहाँ पर? तो यह कथन सी दर्शाता है कि अपराध का गठन उसके लिए एक्टस रिया एवं मेंस रिया का होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो उद्देश्य आवश्यक तत्व नहीं है, मानव प्राणी आपराधिक कार्य और दुराशय अपराध के तत्व हैं। मेंस रिया से संबंधित है तो दुराशय यानी कि दुर्भावना या दुराशय मेंस रिया से तात्पर्य रखता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपराधिक मना स्थिति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अपराधों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर संबंधित सख्त देयता यानी रिट्रैक्ट लायबिलिटी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत उत्तर बताइए, अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो कौन से तत्व हैं? ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य अपराध के आवश्यक तत्व हैं, यानी कि ये गलत उत्तर है। ऐच्छिक कार्य, दोषपूर्ण आशय, कार्य में लोभ भी सम्मिलित होता है, यह सब अपराध के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा मित्रों कि यह वीडियो 20 से 25 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन पूरा करवा दूं इसमें, क्योंकि समय से कीमती कुछ भी नहीं। 24 नंबर कह रहा है आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो आशय एवं कार्य आपराधिक दायित्व के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाता है? तो सही क्रम है यहाँ पर सी, आशय, तैयारी, प्रयत्न और परिणाम। 26 देखेंगे। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है अभियुक्त की दोष सिद्धि, यह सफल अभियोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपूर्ण अपराध है? तो आपराधिक प्रयत्न अपूर्ण अपराध है, ऑप्शन बी। 28 में देखेंगे, गलत उत्तर बताइए। माफ कीजिएगा 28 तो है नहीं यहाँ पे, माफ कीजिएगा 28 और वाला पेज शायद स्कैन नहीं हुआ है, तो चलिए ये जो स्कैन हो गया वही देख लेंगे। गलत उत्तर बताइए, आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें। तो इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है? तो जो नहीं है वह कार्य का विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान। कभी कभी अपराध तभी गठित होता है भले ही वह आपराधिक मना स्थिति के साथ कारित ना किया जाए, ऐसे मामले में क्या होता है? कठोर दायित्व के। चलिए 37 नंबर देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस अपराध में दुराशय एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, द्विविवाह दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मना स्थिति या मेंस रिया के सिद्धांत को पुनर्जीवित करता है? तो ऑप्शन बी, ब्रेंड बनाम वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया था कोक्सीजे द्वारा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 40 में कह रहा है प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता गया कि यह मत किस वाद में सर्वप्रथम व्यक्त किया गया था। तो यह किया गया था शिराज बनाम डी रुटजेन के वाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है। यह किस वाद में व्यक्त किया गया था? तो यह शिराज बनाम डी रुटजेन के वाद में व्यक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? तो आर बनाम प्रिंस के वाद से संबंधित है। 43 नंबर, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डेंडले एंड स्टीफन वाद में की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 44 नंबर, आर बनाम प्रिंस 1875 ए 23 QBD 168 के प्रकरण में किस न्यायाधीश ने कहा कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है, अभियोजन पक्ष
को दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराध में जो स्वयं में विधिक एवं नैतिक रूप से हानिप्रद है उसमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता, दुराशय का दुराशय मान लिया जाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न का, न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। चलिए 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? तो यह सभी, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समय ना बर्बाद करते हुए आगे क्वेश्चन देखूंगा। यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो। निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई? तो यह विवेचना की गई आर बनाम टॉल्सन के वाद में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पति अपनी पत्नी को बिना सूचित किए कहीं चला गया, उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष तक इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पर दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी क्या होगी? तो यहाँ पर देख लेंगे हम इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा इसका सही। द्विविवाह की दोषी नहीं, क्योंकि दुराशय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? आर बनाम टॉल्सन तथ्य की भूल के वाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध का एक आवश्यक अंग है? तो ऑप्शन डी, सूरज प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 631। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनःस्थिति से संबंधित नहीं है? तो बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, यह आपराधिक मनःस्थिति से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर में। 52 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे। 52 नंबर का जो हो जाएगा सी, रेग बनाम गोविंदा, यह भी दुराशय से संबंधित नहीं है। चलिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है और उसमें सही सुमेल जो नहीं है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यहाँ दुराशय से संबंधित था बरिंद्र कुमार एम्परर, यह दुराशय से संबंधित है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। प्रस्तुत वाद में से शेराज बनाम डे रुजटेन का वाद दुराशय से संबंधित मेंसरिया से संबंधित होने के कारण संयोजन सही सुमेलित है, शेष तीनों संयोजन गलत हैं, क्योंकि बरिंद्र कुमार घोष एम्परर सामान्य आशय 34 धारा 34 से, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य आपराधिक प्रत्न धारा 511 से तथा ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य आत्महत्या धारा 309 के अपराध से संबंधित है। यहाँ पर एक सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको मिला लेंगे। तो A3 यानी रेग बनाम गोविंदा यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर रेग बनाम गोविंदा हत्या के उससे है। फिर बी है महाराष्ट्र बनाम MN जॉर्ज, C4 दुराशय से, C2 महबूब शाह बनाम एम्परर सामान्य आशय से और मैकनॉटन वाद चित्त विकृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगर इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर सफलता सुनिश्चित हो जाएगी आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है? तो ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश, आपराधिक दुराशय से संबंधित नहीं है। चलिए 56 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अपराध के लिए दायित्व के संबंध में दुराशय की सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन डी, चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो। चलिए 57 नंबर में फिर से एक सूची, देखिए ऐसे ही मिलाते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। इसमें बी सही है, A का 4 दुराशय और सांविधिक अपराध, स्वीटी बनाम पार्सले। फिर B4
नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ B3 दुर्घटना, यहाँ हो गया A4 और B3 दुर्घटना, जागेश्वर बनाम एम्परर, फिर हो गया यहाँ पर C2 विकृत चित्र, R बनाम अर्नोल्ड और दुष्प्रेरणा क्वीन बनाम मोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 क्वेश्चन में एक बार फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है ए। तो यहाँ पर A4 क्वीन बनाम मोहित उत्प्रेषण, B3 R बनाम ऑसबोर्न आपराधिक प्रयत्न, C1 ऋषिदेव पांडे बनाम यूपी राज सामान्य आशय और R बनाम अर्नोल्ड विकृत चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है तो आवश्यकता DP बनाम रिचर्ड, बाकी ये दुराशय, R बनाम प्रिंस विकृत चित्र, मैकनाटन का वाद और ममत्ता वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। चलिए 60 में फिर से एक बार सूची मिलाने के लिए आया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। तो यहाँ पर हम मिला लेंगे इसको। यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। आपराधिक मना स्थिति, किसी भी अपराध के पूर्व शर्त, फिर B3 हेतु अपराध में सुसंगत नहीं है, C4 निर्दोषता की उपधारणा जब तक कि दोष संदेह से परे सिद्ध नहीं कर दिया जाता, और D1 कार्य का ज्ञान आवधिक होता है, सदैव आवश्यक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग देख लेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन लॉ में दुराशय के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद। तो इसमें है ऑप्शन है वैयक्तिक उपताप। 61 में कह रहा है कि वैयक्तिक उपताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉमन लॉ का सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रातिनिधिक दायित्व के अधीन होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के लिए पूर्व सम्मति न दी हो या अधिकृत न किया हो। उपर्युक्त नियम का अपवाद है, तो इसका हो जाएगा लोक उपताप, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपराधिक रूप से दायित्वधीन नहीं है जब तक कि उसने उस कार्य को प्राधिकृत न किया हो अथवा सम्मति न दी हो। कॉमन लॉ में निम्न में से कौन सा इस नियम के अपवाद हैं? तो प्राइवेट न्यूसेंस यानी कि उपताप, मेरी समझ से 63 का बी होगा। हाँ, प्राइवेट न्यूसेंस यानी कि उपताप। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? तो मान्य हानि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। तो जो 65 का है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजीव इज अ गुड स्विमर, ही फाइंड्स सोनी अ चाइल्ड ऑफ 6 years of age ड्रोइंग इन पाउंड, he could have saved the child but did not do so, the child is drowned, Rajiv is guilty of नॉन ऑफेंस। ये नॉन ऑफेंस हो जाएगा इसमें कि राजीव दोषी नहीं है, सोनी को बचाने की उसकी जो विधिक बाध्यता नहीं है, वह उसे बचाने के लिए केवल नैतिक दबाव के अधीन है। नैतिक बाध्यता दंड संहिता में कहीं भी दंडनीय नहीं है। चलिए लिखा है कि का एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती, का दोषी है? तो किसी भी अपराध के लिए वह दोषी नहीं है। चलिए 68 का एक अच्छा तैराक है, वह खां को डूबते हुए देखता है किंतु उसे नहीं बचाता, ऐसी स्थिति में निम्न से कौन सा अपराध है? तो इसमें से कोई भी अपराध नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। का ने कोई अपराध नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 में ए ने बी को डूबते हुए देखा लेकिन उसे बचाया नहीं, बी डूब गया, ऐसा अपराध है? तो ऐसा कोई भी अपराध कोडिफाई नहीं किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 में। भारतीय दंड संहिता में से निम्नलिखित धाराएं क्षेत्रातीत प्रवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड 1960 में करती हैं, तो क्या करती हैं? 3 और 4। 71, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? हाँ, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब वहाँ। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा? तो ऑप्शन ए है किसी दूसरे देश में एक भारतीय द्वारा किया गया अपराध, ठीक है, भारत में एक विदेशी द्वारा किया गया अपराध, भारतीय जहाज पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। 73 कह रहा है कि जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह क्या होगा? दिल्ली में विचारित और दोषित किया जा सकता है। 74, भारतीय दंड संहिता में उपबंध है, तो किस चीज का है? भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होती है, यानी भारतीय न्यायालय की अधिकारिता यहाँ पर होगी। चलिए 75 नंबर, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार इस संहिता के उपबंध भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कारित करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को भी लागू होंगे? तो 75 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी होगा, धारा 4 की उपधारा 3। यह साइबर हमले से संबंधित है। एक भारतीय नागरिक है इंग्लैंड में जार कर्म जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचरण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अभी भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो, यानी कि जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। 77 नंबर कह रहा है कि दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में हत्या करता है, बाद में मुंबई में पाया जाता है, उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्न स्थान पर दंडित किया जा सकता है। तो उसे कहाँ? जहाँ वो पाया गया है, यानी कि मुंबई में। यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन इसका, हाँ ये देखिए ऑप्शन सी, उस पर मुकदमा मुंबई में चलाया जाएगा। चलिए 78 नंबर देख लेंगे कि एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है? हाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत भारत में विचारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं हर व्यक्ति हेतु चाहे वह नर हो या नारी। 80 नंबर, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है, तो किसका है? जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 81 पुरुष परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर, निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? तो यह किस, इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, तो यह हो जाएगा धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द का द्योतक है, तो सरकार शब्द से है केंद्रीय या राज्य सरकार का। ऑप्शन पढ़ के भी आप बता सकते हैं कि आंसर क्या सही आंसर होगा। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकता कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर।
86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत होगा, एक नगर पालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है बल्कि वह लोक सेवक है। सरपंच जो होता है वो लोक सेवक नहीं होता, प्रधान जो है वो लोक सेवक नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आप सीपीसी में पढ़ चुके हैं। और अब यदि आप सीपीसी का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए 87 नंबर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो भारतीय थल वायुसेना कमीशन प्राधिकारी एक जो किसी पद एक अधिवक्ता जो न्यायालय के सम्मुख विधि का व्यवसाय करता है वह लोक सेवक नहीं। लोक सेवक वो होगा जिसे केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकृत करती है या नियुक्त करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का परीक्षक लोक सेवक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 89 में निम्न में से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक लोक सेवक नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के निम्न से कौन सा लोक सेवक नहीं है। तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा, पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। चलिए 91 क्वेश्चन देखेंगे। लोक सेवक के बारे में पूछ रहा है फिर से यहाँ पर। तो लोक सेवा की परिभाषा में कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख लोक सेवक के उसमें नहीं आएगा। 92 में देखेंगे भारतीय दंड संहिता सदोष लाभ व सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 92 में धारा 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि को परिभाषित किया गया। धारा 23 सदोष लाभ, धारा 23 सदोष लाभ सदोष हानि, इस तरह से करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 93 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। तो एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। 94 सही उत्तर बताइए। बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है। तो बेईमानी पूर्ण आशय से अभिप्राय है आपका ऑप्शन सी, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। 95 इनमें से भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बेईमानी से को परिभाषित करती है। तो धारा 24 बेईमानी को परिभाषित करती। 96 कपट पूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 97 में देख लेंगे भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी एवं कपटपूर्ण के बीच अंतर का संप्रेषण किया गया है। तो 97 का डी, विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन में। चलिए 98 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। तो 98 का हो जाएगा कि पत्नी के, ऑप्शन ए। 99 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कूटकरण धारा 28, कूटकरण धारा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 100 नंबर और यही लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें। और यदि आप जीएस वगैरह की भी पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। करंट अफेयर और जीएस का संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है मयंक सर के द्वारा और मेरे द्वारा करंट अफेयर्स को पढ़ाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज का आशय से सदृश्य प्रवचन करना है। तो यह है कूटकरण। तो मित्रों यह थे 100 महत्वपूर्ण आईपीसी के प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। निरंतर अभ्यास करते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।